तो वीवीए मैक्रो प्रोग्रामिंग में आज हम आपके साथ बात करेंगे टाइप ऑफ मैक्रो के बारे में, सबसे पहले एंड एल्गोरिथम के बारे में। ठीक है, और फिर आपको थोड़ा सा काम मिलेगा आज। टाइप ऑफ मैक्रो, हमने आपको बताया कि वीवीए के मेजरली 3 स्टेप होते हैं। पहला आता है आपका वीवीए, जिसमें हमारा पहला आता है मैक्रोज, दूसरा आता है फंक्शन, और तीसरा आता है यूजर फॉर्म। राइट, अब ये मैक्रो वाले सेक्शन में है। मैक्रो का इस्तेमाल क्या होता है, जैसे इसको स्टेप तो ऑटो पायलट की तरह स्टेप लिख दीजिए, क्लिक कीजिए, ऑटोमेटिक आपको क्या हो जाएगा, उसका रन हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं, रिकॉर्ड करके क्लिक कीजिए अपन। तो यहाँ पे आपका क्लिक कीजिए, रन कीजिए, उस पर आपका रन हो जाता है। उसको बोलते हैं टाइप ऑफ ये माइक्रोज। अगर आपको फॉर्मूला बनाना है तो वी यूज द फॉर्मूला। अगर हमें कुछ ऐसा बनाना है जो कि इवेंट कहलाता है, उसको हम इवेंट मैक्रो कहते हैं। ठीक है, तो अब माइक्रो के भी कई टाइप होते हैं। सबसे पहले आता है पब्लिक माइक्रो। क्या आता है? पब्लिक माइक्रो। हम जो जनरली मॉड्यूल्स में जाके माइक्रो बनाते हैं या आप रिकॉर्ड करके बनाते हो, सारे के सारे पब्लिक माइक्रो कहलाता है। जैसे कि हमने एक माइक्रो रिकॉर्ड कर दिया, और इस रिकॉर्डिंग माइक्रो में हम बोला कि भाई इसको जो है कलर कर दे, बोल्ड कर दे। राइट, तो ये जो माइक्रो बना यहाँ पे आपका डेवलपर ने, ये रूल्स बना, इसको बोला जाता है पब्लिक माइक्रो। क्या बोला जाता है? पब्लिक माइक्रो। या फिर मैं यहाँ पे सब्जेक्ट आर किया, ब्रैकेट ओपन क्लोज, और यहाँ पे अगर मैंने कहा MSG बॉक्स, और यहाँ पे लिखा, या IPTX स्कूल का हमने मैसेज पॉपुलेट कराया, मतलब जो मैं खुद से बनाया मॉड्यूल्स के अंदर में या रिकॉर्ड किया, उसको बोला जाता है पब्लिक माइक्रो। तो पब्लिक माइक्रो क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो कोड है, एक कोड सेव हुआ है हमारे इस फाइल की प्रॉपर्टी में। कहाँ सेव हुआ है? फाइल की प्रॉपर्टी में। और जहां जहां मेरा ये फाइल बुक वन जाएगा, तो सब कोई इस माइक्रो को एक्सेस कर पाएगा। जैसे मैं इसको रन करूंगा, देखिए एक्सेस हो पाएगा। जहां जहां जाएगा, सब जगह इसको रन कर पाएगा। जैसे मैंने ये फाइल आपको भी भेजा, विपिन जी आपको भेजा, तो आप भी इसको यूज कर पाएंगे। है ना? उसके लिए सेव करना पड़ेगा ना पहले। हाँ, फाइल तो जाहिर सी बात है, फाइल तो पहले सेव करना है आपको सर। सर, फाइल तो बट मैंने हाँ, सर मैंने आपको एक व्हाट्सएप भेजा है, हम देख लेता हूँ। क्लास क्लास टॉपिक शुरू हो गए, पहले क्लास का टॉपिक समझिए ना। ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने समझा कि पब्लिक मैक्रो क्या होता है। जो माइक्रो फाइल के साथ पब्लिकली ट्रेवल करता है, और जो फाइल एक्सेस कर सकता है, वो आपका माइक्रो भी एक्सेस कर सकता है। कैसे क्रिएट होता है? जनरली जो हम रिकॉर्ड करते हैं, जनरली जो हम कोड करते हैं, वो सारे पब्लिक माइक्रो डिफॉल्ट होते हैं। अब इसके एक बेनिफिट तो ये हुआ, दूसरा बेनिफिट क्या है? दूसरा बेनिफिट है कि उस माइक्रो को हम किसी और फाइल में भी रन कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने बुक टू ओपन किया, और इस बुक टू के अंदर हम जाते हैं, और माइक्रोज, ये देखिए दिख रहा है माइक्रो आ रहा, इसको रन किया जा सकता है। लेकिन इसका एक प्रॉब्लम है, ये हमारा माइक्रो तभी शो करेगा जब तक मेरा बुक वन ओपन है। अगर मैंने बुक वन को क्लोज कर दिया, तो माइक्रो लिस्ट में मेरे माइक्रोज नहीं दिखेंगे। अब इसका नेगेटिव पॉइंट क्या होगा? बेनिफिट तो समझे, नेगेटिव इससे क्या प्रॉब्लम होगी, कि अगर आप कोई एक्सेल का फीचर बनाना चाहते हैं, देखिए हम प्रोग्रामिंग दो केस में करते हैं। एक, जो एक पर्टिकुलर डेटा पे यूज होने वाले फीचर्स, जैसे आपको एक डेटा मिला, उससे आपको रिपोर्ट बनाना, तो उसी पर्टिकुलर डेटा पे, डेटा टाइप ऑफ डेटा पे वर्क करेगा। दूसरा होता है फीचर तैयार कर,
जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, जैसे पिवट टेबल है, जैसे फिल्टर है, ऐसे आप एक्सेल के कुछ ऐसे ऑप्शंस तैयार करना चाहते हैं। अगर उसकी कोडिंग आपने पब्लिक मैक्रो में कर दी तो क्या प्रॉब्लम होगा? जैसे मान लीजिए कि आपने एक रिमूव डुप्लीकेट का मैक्रो बनाया, वो क्या करता है कि सिलेक्टेड एरिया में जितने भी डुप्लीकेट वैल्यू है उसको डिलीट कर देता है, या हाईलाइट कर देता है, या चिन्हित कर देता है, या सीक्वेंस नंबर देता है, एनीथिंग कर देता है। तो अब उसको रन करने के लिए आपको पहले वो फाइल ओपन करना होगा जिसमें उसकी आपने कोडिंग की है, देन उसको आप दूसरे किसी फाइल पे रन कर सकते हैं। क्या सर? ये तो सर तो गड़बड़। मतलब जिसमें कोड किया हुआ है वो अगर बंद रही दूसरे इसमें अपन नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये अगर वो पब्लिक मैक्रो क्रिएट हुआ है जो डिफॉल्ट होता है तो ठीक है। तो इसका सोल्यूशन हमारा है पर्सनल मैक्रो। क्या है? पर्सनल मैक्रो। पर्सनल मैक्रो क्या होता है? जब रिकॉर्ड करते हैं तो यहाँ आता है दिस वर्क में कि आपका माइक्रो स्टोर कहाँ है, दिस वर्कबुक या पर्सनल माइक्रो वर्क। पर्सनल माइक्रो वर्कबुक पर क्लिक करके जब ओके करेंगे, जब रिकॉर्ड करेंगे, तो आपका एक फाइल, एक माइक्रो कोडिंग फाइल बन जाएगी आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर। समझ गए? उससे क्या होगा कि वो माइक्रो हमेशा आपके माइक्रो लिस्ट में दिखेगा, हर एक फाइल, नया पुराना हर एक फाइल। पर उसको एडिट करना, डिलीट करना थोड़ा मुश्किल होता है, तो पर्सनल माइक्रो को मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ। इसकी जगह पे हम यूज करते हैं एड इन्स। ठीक है। हम क्या करते हैं कि जो पब्लिक मैक्रो बना हुआ मैक्रो है, उस मैक्रो फाइल को सेव एज करते हैं। ठीक है। किसमें? एक्सेल एडिंस। यहाँ देखिएगा, आपको दिखेगा एक्सेल एडिंस। दिख रहा है आपको एक्सेल एडिंस? अब एक्सेल एडिंस से क्या होता है सेव एज करने से, कि आपका सिर्फ जो है, जैसे बुक वन से, यहाँ पे बुक वन सेलेक्ट कर दिया मैंने, ये सेव करता हूँ, सिर्फ कोड बाहर निकलता है। क्या निकलता है? सिर्फ कोड। अगर मैं डी ड्राइव में देखूं जाके, यहाँ पे बुक वन दिख रहा है आपको? यहाँ पे बुक वन दिख रहा है? ये बुक वन क्या फाइल है? माइक्रो एक्सेल एडिंस है। इसमें डेटा सेव नहीं हुआ है, सिर्फ इसकी कोडिंग सेव हुई है। अब मैं किसी और फाइल के अंदर में, आप एक्सेल एप्लीकेशन के अंदर में इसको हम ऐड कर लेंगे। यहाँ से एडिंस में गए, गो पे गए, और यहाँ से ब्राउज करके उस एडिंस को जो डी ड्राइव में पड़ा हुआ है उसको ऐड कर लो, बुक वन। ठीक है। ओके। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि अब जो देखेंगे यहाँ पे मैक्रोज में, ये आपको मैक्रो लिस्ट में हमेशा आपको दिखेगा, या फिर आपको यहाँ क्या बोलते हैं, एक्सेल ऑप्शंस के अंदर में आप जो है कस्टमाइज रिबन में आप एक नया टैब बना सकते हैं, भाई मैक्रो टैब। जैसे मैं लास्ट में पावर पिवट के बाद एक टैब बनाना चाहता हूँ, इसका नाम रखूंगा मैक्रो। न्यू टैब है, इसको रिनेम करता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मैक्रो। ठीक है। और इसके अंदर में मैं यहाँ देखिए आपको सारे मैक्रोज आ जाए, दिख रहा है आपको सर? ठीक है। इसको आप ऐड कर लीजिए, तो ये आपके ऊपर मैक्रो इसमें मेनू बार के अंदर भी आ जाएगी मैक्रो लिस्ट। इसमें अगर हम आर को ओपन करें, मैसेज आया सर? इस तरह से हम ऐड कर सकते हैं एडिस। इसके बारे में डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे, फिलहाल मैंने आपको जस्ट इंट्रोड्यूस किया है। ठीक है। हमने, इसका बस ये काम है ना टैब पे आने का। जी जी, पहले और आपको सर पर्सनल माइक्रो क्या होता है? पर्सनल माइक्रो जब रिकॉर्ड करते हैं ना, जब हम माइक्रो को रिकॉर्ड करते हैं वहां आपको चूज करना होता है। अगर आपने पर्सनल माइक्रो चूज कर दिया तो वो भी सेम काम करता है। ठीक है ना? तो आपके ऑफिस लाइब्रेरी के अंदर में एक माइक्रो की कोडिंग को सेव कर देता है। तो प्रॉब्लम क्या होता है कि वो आपके माइक्रो लिस्ट में हमेशा दिखेगा, आप हटा नहीं सकते उसको। उसको डिलीट करने में आपको फिर उस लोकेशन पे जाके उस एडिंग फाइल को डिलीट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। दूसरा चीज है और ये कि वाला डिलीट होता है क्या, इसको हम, एडिट वाला? हाँ एडिट्स वाला तो आपका है यहाँ से, यहाँ डी ड्राइव में पड़ा हुआ है, इसको डबल क्लिक करके एडिट कीजिए, डिलीट कीजिए, रिमूव कीजिए।
ठीक है ना। मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा इसको आपको। फिलहाल समझ लीजिए कि पर्सनल माइक्रोज के थ्रू भी एक काम होता है जो मैंने एडेंस के थ्रू किया, और आसानी से हो जाता है, हमें बस रिकॉर्ड करना है। लेकिन पर्सनल माइक्रो को मॉडिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और दूसरा कि ये आप जो भी पर्सनल माइक्रो या एडिंस का फाइल अगर माइक्रो बनाते हैं, वो आपका हर फाइल आपके सिस्टम के हर फाइल पे वर्क करेगा। ठीक है, फाइल ओपन हो या ना हो, बैकग्राउंड ऑटोमेटिक कोडिंग ओपन हो जाती है। जैसे कि यहाँ देखिए सॉल्वर ओपन है, यहाँ देखिएगा सॉल्वर दिख रहा है आपको सर। हमने सॉल्वर को एक्टिवेट किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉल्वर है, ये यहाँ दिख रहा है, ये ऑटोमेटिक ओपन रहता है, ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड है। ठीक है, ऑटोमेटिक। अब यहाँ देखिए बुक वन भी एडिंग जो है आपका ऑटोमेटिक ओपन हो गया सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है। तो यही मैं सर आपको ये बुक बोलिए। सर ये बुक वन और शीट वन में थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है, क्या है, वर्क बुक अलग है क्या, जी हाँ, ऐसा है? बुक वन आपका फाइल हो गया, सीट आपका सीट्स हो गए। ओके। उस पर ही मैं आऊंगा। मैं फिलहाल आपको टाइप ऑफ माइक्रो और उसकी रिक्वायरमेंट समझा रहा हूँ। तो आप एडिंस का यूज कब करोगे? एडिंस का यूज हम तब करेंगे जब मुझे कोई फीचर तैयार करना है। क्या तैयार करना हो? कोई एक्सेल का फीचर तैयार करना है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट फाइलों पे हम वर्क करेंगे। पब्लिक माइक्रो कब यूज करना है? जब कोई माइक्रो एक पर्टिकुलर डेटा टाइप के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर फाइल के लिए बनाई गई है, सेपरेट, इंडिविजुअल, तो हम पब्लिक माइक्रो का इस्तेमाल करेंगे। और एडिंस का या पर्सनल माइक्रो एडिंस का इस्तेमाल कब करेंगे? जब हमें कोई फीचर तैयार करना। पब्लिक माइक्रो का बेनिफिट क्या है कि फाइल के साथ आपका कोडिंग ट्रेवल करेगा, जहां जहां फाइल जाएगा वहां वहां आपका माइक्रो भी जाएगा। जहां जहां फाइल जाएगा वहां वहां आपका माइक्रो भी जाएगा। ठीक है। सर सर एक चीज और, इसमें हमारा पर्सनल मैक्रो है, इसमें हम कौन सा है कि ना, अगर हम मैक्रो किसी को देंगे, मतलब ये फाइल हम किसी और सिस्टम की देते हैं तो रन ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो आपके लिए तो कहे बात। तो बेनिफिट क्या है, बेनिफिट नुकसान दोनों बताऊंगा ना मैं आपको। तो पब्लिक माइक्रो का बेनिफिट है कि उसके साथ ट्रेवल करेगा। और निगेटिव पॉइंट क्या है कि आपका माइक्रो तभी रन होगा जिस फाइल में आपने कोडिंग की है वो फाइल आपका खुला हुआ है। और एडिंग्स का क्या बेनिफिट है? एडिंग्स का बेनिफिट ये है कि इसको आप एक्सेल फीचर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ऑटोमेटिकली आपके माइक्रो लिस्ट में आ जाएगी। इसके लिए आप अलग से कोई टैब टैब बना के उसके अंदर भी अपना माइक्रो को एक मेनू बार की तरह डील कर सकते हैं। नेगेटिव पॉइंट क्या है? ये सिर्फ आपके पीसी पे वर्क करेगा। अगर कोई फाइल आपने किसी को भेजा, तो उसके मान लीजिए आपने एडिंस की मदद से कोई दो चार फॉर्मूले बनाए हुए हैं, तो आपने फाइल के अंदर वो फॉर्मूले लगा दिए और थर्ड पार्टी को किसी को भेज दिया, तो उसके पास वो सारे फॉर्मूले हैश एन के एरर देगा, क्योंकि वो फॉर्मूला वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। क्योंकि जो फाइल के अंदर गया वो सिर्फ फॉर्मूला गया है, उसकी कोडिंग नहीं गई है। समझे? तो एडिंग्स या पर्सनल माइक्रो का इस्तेमाल हम कब करेंगे? जब फीचर क्रिएट करना हो सिर्फ में अपने पीसी के लिए। देखिए एडिंग्स का एक बेनिफिट क्या होगा कि इसको अगर मान लीजिए किसी को भेज रहे हैं फॉर्मूले, वर्क नहीं कर रहा है, तो फॉर्म एडिंग्स उठा के भेज दीजिए, बोले ऐड कर लो, तो आपका फॉर्मूला वर्क कर जाएगा। समझे? जी सर। तो एडिंग्स का एक बेनिफिट ये रहेगा। पर्सनल माइक्रो में ऐसा नहीं कर सकते आप। उसको पर्सनल माइक्रो में कोड भेज सकते हैं। अब उसको पता रहेगा तो कोड को ही मॉड्यूल बना के डालेगा। पर्सनल मॉड्यूल कोई पर्सनल माइक्रो मॉड्यूल डालना पड़ेगा। एडिंग में क्या है, जैसे ऐड करना है, सारे डिटेल ऑटोमेटिक आ जाएगा, सारे फॉर्मूले वर्क करना शुरू हो जाएंगे। तीसरा आता है इवेंट माइक्रो। इसको हम लोग प्राइवेट माइक्रो भी कहते हैं और इवेंट माइक्रो भी कहते हैं। इवेंट माइक्रो का यूज क्या होता है? इवेंट माइक्रो यूज देखिए, पर्सनल माइक्रो हो या एडिंस हो या पब्लिक माइक्रो, आपको रन करना पड़ता है। जरूरत पड़ने पे आप जाइए डेवलपर टैब में, माइक्रो लिस्ट में, या फिर आपने जो भी शॉर्टकट वगैरह बना रखा है उस पर क्लिक करके आपको रन करना पड़ेगा।
रन कीजिएगा तभी आपका मैक्रो चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। जैसे बिल्कुल उसी तरह से कि आपने दरवाजे बनाए तो आपको दरवाजा खुद से खुलना पड़ेगा, तभी दरवाजा आपका खुलेगा, अदरवाइज नहीं खुलेगा। लेकिन मॉल वगैरह में जाते हैं, शीशे का दरवाजा लगा होता है, जैसे कोई आता है ऑटोमेटिक खुल जाता है, तो कोई जाता है तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। तो खोलना बंद करने का इवेंट लगाया हुआ है कि जब कोई बंदा आए तो खुल जाओ और बंदा चला जाए तो बंद हो, राइट। सेम उसी तरह से आप यहाँ भी लगा सकते हैं कि मैं कहीं पे क्लिक करूं तो मेरा माइक्रो वर्क कर जाए, कहीं पे डबल क्लिक करूं, फाइल ओपन करो, फाइल क्लोज करूं, तो मेरा माइक्रो ऑटोमेटिकली वर्क करे। ठीक है। कैसे करते हैं कोडिंग, कैसे करते हैं उसकी, जिस ऑब्जेक्ट पे करना है उस पे राइट क्लिक कीजिए, व्यू कोड पे जाइए, या जो हमने बताया था ना आपको कि सीट वन सीट टू पे किस तरह की कोडिंग होती है, तो इवेंट माइक्रो कोडिंग होती है। अगर सीट टू पे गया, यहाँ से मैंने अपना लोकेशन सेट किया और यहाँ से मैंने अपना इवेंट सेट किया, बहुत सारे इवेंट है, इसमें सिलेक्शन चेंज मतलब कि कहीं पे क्लिक करें और फिर इसके अंदर आप कोडिंग यूज करें। जैसे हमने लिखा कि टारगेट डॉट इंटीरियर डॉट कलर इक्वल टू वीवी रेड। टारगेट, क्योंकि यहाँ पे किसी सेल का रेफरेंस नहीं ले सकते हम, कोई सेल है ही नहीं, डिफाइन नहीं है, एक फिक्स सेल नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है, रेंज डिफाइन किया हुआ है कि टारगेट एज ए रेंज, मतलब जो क्लिक करेगा वो बाय डिफॉल्ट टारगेट कहलाएगा। तो टारगेट के ऊपर मैंने कलर अप्लाई कर दिया। अब कहीं भी क्लिक करेंगे देखिए कलर होगा। तो जो कलर करने का कोड है इसको हम रन नहीं कर रहे हैं, इस मैक्रो को हम रन नहीं कर रहे हैं। जब मैं क्लिक करता हूं तो ये ऑटोमेटिक रन हो जाता है। ठीक है। तो कोई इवेंट बेस्ड आपको प्रोग्राम बनानी है, जैसे कोई फाइल ओपन हो तो लॉगिन आईडी पासवर्ड मिले, या फाइल ओपन होते ही मेरा फलाना काम ऑटोमेटिक हो जाए, मेरा रिपोर्ट ऑटोमेटिक बन जाए, या सीट पे जाते ही पासवर्ड पूछे, या पासवर्ड डालने के बाद हाइड अनहाइड हो, डबल क्लिक करने पे कुछ हो, सीट ऐड करने में कुछ हो, क्लिक करें तो चार्ट दिख जाए, ऐसे जो चीजें होती है उसके लिए हम लोग इवेंट माइक्रो प्रोग्रामिंग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है। अब अब आपको डिसाइड करना होता है कि मुझे कौन सा मैक्रो बनाना है। देखिए कोडिंग तीनों में सेम चलती है, तो थोड़ी बहुत की फर्क होता है, बाकी सब कुछ सेम होता है, कोडिंग में कोई अंतर नहीं है। बस उसको डिक्लेयर करने में आपको सोचना होता है कि आप मैक्रो जब बनाइए तो उसको डिक्लेयर करने के लिए ये चीजें आपको इस्तेमाल करनी पड़े। तो पब्लिक माइक्रो जनरली यूज होता है, आपको समझिए तो 80-90% जो माइक्रो होगा वो पब्लिक माइक्रो होगा। ठीक है। और बाकी जो है आपका इवेंट मैक्रो है। अब किसी पे बटन पे क्लिक करना, ड्रॉप डाउन करना, ये सारे इवेंट कहलाते हैं। तो टाइप ऑफ मैक्रो समझ में आ गया, किसी को भी कंफ्यूजन? वो फिर ठीक है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चूज कीजिएगा कि मैं किस तरह का मैक्रो बनाऊंगा, हालांकि तो आगे चल के पूरी डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है। अब इवेंट मैक्रो के बाद हम बात करते हैं दूसरा केस की एल्गोरिथम, कि प्रोग्रामिंग का क्या स्टेटस है। जब भी कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो क्या होता है, देखिए प्रोग्राम बनाने का कुछ स्टेप है। पहले आता है आपका एनालिसिस। क्या हो गया, कटे तो है। पहले आपने प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, उसका शॉर्ट वे निकालते हैं, फिर उसकी एल फिर उसकी आप क्या करते हैं, एल्गो तैयार करते हैं, इसको हम लोग एल्गोरिदम भी कहते हैं, मतलब कि स्टेप दैट हम, जिसके बाद उसकी हम कोडिंग करते हैं, कोडिंग करने के बाद उसकी हम टेस्टिंग करते हैं, टेस्टिंग के बाद उसको हम रिकोड करते हैं, अगर कोई एरर आया तो रिकोड करते हैं, फिर हम वापस रीटेस्ट करते हैं। ये तब तक चलता रहता है जब तक प्रोग्राम फाइनल नहीं हो जाता, देन हम इम्प्लीमेंट मतलब कि अप्लाई करते हैं। तो प्रोग्रामिंग करने का एक प्रोसेसर है कि पहले आपने प्रॉब्लम को समझा, समझने के बाद उसका स्टेप तैयार किया, स्टेप तैयार करने के बाद फिर उसकी कोडिंग की, कोडिंग करने के बाद फिर उसकी टेस्टिंग किया,
और टेस्टिंग के बाद फिर उसको आपने इम्प्लीमेंट किया अपने प्रॉब्लम। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि इसका क्या है आखिर। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा हम काम बता रहे हैं कि मुझे यहाँ पे नेम, यहाँ पे सिटी और यहाँ पे अमाउंट का हेडिंग देके बॉर्डर लगाना है। ठीक है। तो हमने डिसाइड किया कि पहले A1 पे, फिर B1 पे, C1 पे लिखना है, फिर इसको सेलेक्ट करके 10 तक बॉर्डर लगा। अब इसके लिए पहले हम एल्गो तैयार करेंगे। हमने समझ लिया प्रॉब्लम को। अब एनालिसिस आपको दिमाग में समझना है, इसकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, ये आपके समझ पे डिपेंड करता है। हाँ, एल्गोरिथम का है। जैसे कि मैंने सबसे पहले स्टार्ट मतलब डिक्लेरेशन ऑफ द माइक्रो, आपने माइक्रो को डिक्लेयर किया। उसके बाद आप यहाँ पे लिखिए कि सिलेक्ट A1, मतलब कि कर्सर A1 पे जाएगा और फिर इसमें हम लिखेंगे एंटर नेम, फिर सिलेक्ट B1, यहाँ पे लिखेंगे एंटर रोल, फिर सेलेक्ट C1, फिर यहाँ पे एंटर सिटी, सिटी। ठीक है। और यहाँ पे सेलेक्ट A1 टू A10, अप्लाई ऑल बॉर्डर। ठीक है। हाँ, C10 होगा, सॉरी। अब बोलेंगे सर एक क्यों बना रहे हैं बच्चों, ये तो मुझे पता है कि क्या क्या करना है, तो बनाने का फिर क्या जरूरत है। देखिए, जैसे छोटा मैक्रो एग्जाम्पल दिया, या आप अपना कोई फाइल पे अगर आप मैक्रो बना रहे हैं, तो उसमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कितना करना है, ये आपको आइडिया आप डेरिवेशन बनाते हैं। लेकिन यही बात अगर किसी और में बंदे ने बोला, जैसे मान लिया आपके बॉस ने आपको बोला या आपके क्लाइंट ने बोला कि मेरे लिए एक माइक्रो तैयार कर दीजिए, वो अपना डेटा निकालेगा और समझाएगा कि मुझे डेटा पे एक कॉलम को अगर रिमूव करने पड़ते हैं, कॉलम ऐड करने पड़ते हैं, इस कंडीशन पे मुझे ये डेटा ऐड करना है, इस कंडीशन में मुझे ये डेटा ऐड करना है, मुझे पिवट भी लगाना होता है, सभी बनाना होता है, चार्ट बनाना होता है, फिर मेल करना होता है, मेल करने से पहले चेक करना होता है कि ऐसा हो तो ऐसा मेल हो, ऐसा ना हो तो ऐसा मेल हो। अब इतनी सारी कहानी याद रहेगी। जब उसको आप लिखेंगे तो फिर आपको प्रोसीजर को लिखेंगे, फिर उसकी स्टेप लिखना होगा, क्योंकि इसमें आप देख लीजिए कि मैं अगर सिलेक्ट किया फिर नाम लिखूंगा ना, क्या। अब नाम लिख के सिलेक्ट करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा ना। जैसे पिवट टेबल, आपको पहले डेटा सिलेक्ट करना है, फिर पिवट टेबल अप्लाई करना है। आपने पिवट टेबल अप्लाई पहले कर दिया, डेटा सिलेक्शन कोड बाद में डाल दें, तो स्टेप गड़बड़ गड़बड़ हो जाएगी। इसलिए हर एक प्रॉब्लम को आप स्टेप में लिख लें, स्टेप को वेरीफाई करें कि सारे स्टेप सही है, उसके बाद कोड करें। अब एक चीज और बेनिफिट इससे होती है कि शुरुआत में आपको पता चल जाएगा कि किसका कोड मुझे आता है और किसका कोड नहीं आता है। एक तरह से कहिए कि ये ब्लू प्रिंट है आपके मैक्रो का। तो आपको कोडिंग करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि किस कोड पे मुझे रिसर्च करना है। मैंने आधा कोडिंग करने के बाद पता चलेगा कि यार इसका कोडिंग क्या होगा, फिर ढूंढने लगे। उससे बेटर है कि आप यहीं पे देख लो, उससे सिलेक्ट करने का कोड होता है, नाम इसी कोड से लिख दूंगा, इससे ये कर दूंगा। हाँ, अप्लाई बॉर्डर करने का कोड नहीं पता है, तो चलो इसके बारे में सर्च करते हैं कि कैसे हम बॉर्डर अप्लाई करें। तो सर्च करने के लिए आप किसी से सहायता ले सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं, चैट जीपीटी से, गूगल से, यूट्यूब से आप पूछ सकते हैं। ठीक है। ये बेनिफिट होता है। अब इसके बिहार पे कोडिंग कैसे होगी, तो चलिए हमें इस मैक्रो को इस एल्गोरिथम के थ्रू मैक्रो बना के दिखाते हैं। तो विजुअल बेसिक पे गया और यहाँ पे हमने इसको डुअल स्क्रीन कर लेता हूँ ताकि दिखेगा आपको, बस छोटा कर। अब यहाँ हमने मॉड्यूल्स पे गए, ये पहले से इसको है तो रहने, तो एक नया मॉड्यूल इंसर्ट कर लेता हूँ। और यहाँ पे सबसे पहले आता है स्टार्ट, मतलब कि डिक्लेयर होता है माइक्रो। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और यहाँ पे test1 नाम का माइक्रो डिफाइन करता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे सर ये जो सब्जेक्ट टेस्ट, सर जो सब्जेक्ट टेस्ट 1 आपने किया है, ये बाय डिफॉल्ट पब्लिक है या प्राइवेट है? पब्लिक है सर, हम रूल्स पे तैयार कर रहे हैं ना सर। ये टेस्ट की जगह कुछ और नाम दे सकते हैं क्या अपन? हाँ, कुछ भी दीजिए, यहाँ पे अपने गर्लफ्रेंड का नाम भी दे सकते हैं, बट वाइफ का नाम मत दीजिएगा, बड़ा डंडे पड़ जाएंगे।
चलिए, सॉरी सर, मजाक कर रहा था, ऐसा नहीं, सच में डाल दीजिएगा। नहीं नहीं सर। एक बार हुआ था, एक स्टूडेंट को बोल दिया था कि यहाँ पे गर्लफ्रेंड का नाम ही डाल सकते हो, सच में गर्लफ्रेंड के नाम से ही बना दिया मैंने। चलिए, तो यहाँ पे हम करते हैं सिलेक्ट A1। क्या कोड है पहला, सिलेक्ट A1। तो हम A1 हमारा रेंज है, और रेंज से आएगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेंज। क्या लिखेंगे, रेंज। रेंज, यहाँ पर एड्रेस देंगे A1, और यहाँ पे इवेंट क्या है, सिलेक्ट। तो हमने दिया सिलेक्ट। तो कोडिंग का क्या होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट एड्रेस होता है, और ये आपका इवेंट होता है कि किस ऑब्जेक्ट पे क्या पर्टिकुलर एड्रेस दिया और क्या करना है, तो सिलेक्ट करना। फिर आता है एंटर नहीं। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिफाइन नहीं है, यहाँ पे इवेंट डिफाइन है, मतलब जो कर्सर जो है वो सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इक्वल टू हमने नेम। ठीक है, अब इसी कोड को नीचे रिपीट करना है, तो हम पेट कर दिए, यहाँ पे A1 की जगह पे B1 कर दिया, यहाँ पे रोल इसकी जगह पे रोल कर दिया, और फिर यहाँ पे हमने सिटी कर दिया, और यहाँ पे C1 कर दिया। अब यहाँ पे क्या आया, सिलेक्ट A1 से C10। तो सेम रेंज का ही पार्ट है, एड्रेस क्या है, A1 से लेके C10 डॉट सिलेक्ट। अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सिलेक्शन, क्योंकि एक्टिव सेल सिंगल होता है, एक एरिया अगर सिलेक्ट है उसको सिलेक्शन कहा जाता है। तो सिलेक्शन डॉट बॉर्डर्स डॉट लाइन स्टाइल इक्वल टू। अब देखिए, मैंने सारा कोडिंग किसने किया है, स्मॉल लेटर में, क्योंकि जैसे नीचे क्लिक किया आप देख सकते हैं कि हर एक कोड का फर्स्ट लेटर कैपिटल हो गया, इसका मतलब मेरा कोड सही है। अगर इसके बीच में किसी तरह का मिस्टेक होता तो ये अपर लेटर में जाता ही। ठीक है, तो मेरा एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग मैक्रो बन के तैयार है, मैं इसको रन करके चेक कर सकता हूँ, देखिए टेस्ट कर सकता हूँ, और टेस्ट बिल्कुल पास है, इसका मतलब ए पास। तो इसी तरह से पहले आपको एल्गो बनाना है, और उसके हिसाब से एल्गो से क्या होता है कि आप स्टेप को तोड़ेंगे, ताकि पता चलेगा कि क्या क्या कोड करना है, क्या क्या लिखना है। और सिंगल स्टेप छोड़ना नहीं है कि हाँ ये छोड़ देते, नहीं, जैसे सीट पे जाना है, सीट 3 पे जाके A1 सेलेक्ट करना है, तो सीट 3 पे क्लिक जो कर रहे हैं, ये भी एक इवेंट कहला है। माउस, जो भी माउस या कीबोर्ड करेगा, दैट इज इवेंट कहला। ठीक है, और हर एक इवेंट का सिंगल लाइन कोडिंग होता है। ध्यान रखिएगा कि आपका बीवीए माइक्रो एक लाइन में कोई एक काम ही करेगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे टाइप करना है और सेलेक्ट करना है, तो हम एक कोड से टाइप कर सकते हैं और दूसरे लाइन से सिलेक्ट करेंगे। एक लाइन में आप सिलेक्ट और टाइप दोनों नहीं कर सकते। ठीक है सर, वन लाइन वन वर्ड। अब जैसे कि यहाँ पे मैंने रेंज लिखा, तो रेंज क्यों लिखा, एक यहाँ पे सिलेक्शन क्यों लिखा, अब इसको समझना जरूरी है। तो समझना है आपको पार्ट ऑफ स्पीच। जब हम कोई इंग्लिश वर्ड बोलते हैं, तो इंग्लिश वर्ड के अंदर हर एक सेंटेंस के अंदर पार्ट्स होते हैं ना, वही होता है। तो देखिए, हम अपनी कोडिंग शुरू करते हैं इन चार से मोस्टली, एप्लीकेशन, वर्क, बुक्स, शीट्स एंड रेंज। ये चार मेन है। जैसे कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज में मोस्टली वर्ड नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है, क्या सर, उसी तरीके से यहाँ कोडिंग जो है इन चार से ही मोस्टली शुरू होंगे, चार या चार के सब्स्टिट्यूट। जैसे कि वर्कबुक होगा, तो वर्कबुक हो सकता है या एक्टिव वर्कबुक हो सकता है। ठीक है, अब एक्टिव वर्कबुक क्यों, कब होगा, जैसे कोई फाइल एक्टिवेट है, वो एक्टिव वर्कबुक कहलाएगा है। कोई पर्टिकुलर फाइल है तो उसको वर्कबुक के साथ जाना हो। फाइल जो सामने दिख रही है, दैट इज एक्टिव, तो एक्टिव वर्कबुक जाए। फिर सीट्स आता है, सीट्स में भी आपका यहाँ पे एक्टिव शीट आएगा, एक्टिव शीट। तो सामने सीट दिख रहा है, दैट इज एक्टिव शीट। रेंज है, रेंज आएगा, यहाँ पे एक्टिव सेल आएगा, और सिलेक्शन आएगा।
ठीक है। अगर कोई पर्टिकुलर रेंज मुझे एड्रेस पता है तो वो रेंज के थ्रू होगा। अगर मान लीजिए जिस पे क्लिक है, जो एक्टिव है यहाँ पे दिख रहा है, वो एक्टिव सेल होगा। जो एरिया सिलेक्टेड है वो सिलेक्शन होगा। तो इसमें से रेंज हो सकता है, एक्टिव सेल हो सकता है या सिलेक्शन, ये सब एक रेंज मतलब कि जो हमारा सेल एड्रेस होता है ABCD, उसके अंतर्गत आता है। ठीक है। सीट के ऊपर होने वाले काम सीट से रिलेटेड आएगा। तो एल्गो डिसाइड करेगा कि आपको क्या यूज करना है। आपका कोड कहता है एक रेंज को पे इवेंट करना है, तो रेंज से शुरू होगा। अब रेंज कैसा है, वो एक्टिव सेल है या सिलेक्शन है या कोई पर्टिकुलर रेंज है, उस हिसाब से तीनों में से कोई एक चूज करेंगे। उसी तरह से सीट, अगर पर्टिकुलर सीट है या एक्टिव सीट है, उसमें से चूज करेंगे। ऐसी कोई पर्टिकुलर फाइल है या एक्टिव वर्कबुक है, तो दोनों में से कोई एक चूज करेंगे। ठीक है। और एप्लीकेशन मतलब कि जो सॉफ्टवेयर है आपका, उसकी सेटिंग चेंज करना, दैट इज द एप्लीकेशन। तो मोस्टली चार पे ही आपका माइक्रो टिका हुआ है, इन्हीं चारों को पढ़ना है। और कोड लिखने का तरीका क्या होता है कि आपने अपना ऑब्जेक्ट दिया, इन इन चारों में से कोई एक को पिक किया अकॉर्डिंग टू योर एल्गोरिथम, और फिर उसका एड्रेस दिया। कुछ फिक्स है तो जैसे एक्टिव सेल फिक्स है, इसमें एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो एड्रेस वाला है, जो फिक्स नहीं है, उसका एड्रेस देना होगा। और डॉट सिलेक्ट मतलब इसका इवेंट देना है कि क्या करना है। तो इस पे वैल्यू करना है, वैल्यू डालना है, इसमें सिलेक्ट करना है या इसका बॉर्डर देना है। अब इसमें एक दिक्कत और भी होती है, जैसे सिलेक्शन के अंदर बॉर्डर बॉर्डर उसका लाइन स्टाइल क्या होना चाहिए। तो हमने वन मतलब कि कंटिन्यूस होना चाहिए, या उसका कलर क्या होना चाहिए, या उसका थिकनेस क्या होना चाहिए, उसका स्टाइल क्या होना चाहिए। ठीक है। ये चीजें डिसाइड करते हैं। तो सिंपल सा सर है। लेकिन ये हमें पता के सर लेकिन ये हमें पता कैसे लगेगा कि जैसे आपने लाइन स्टाइल दे दिया कि बॉर्डर लगता है, तो ये हाँ हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे कोड लाइन स्टाइल ही होगा? हाँ, तो यही तो आपका, यही तो चीज सीखना होगा ना कि बॉर्डर, जैसे कि आपने, आपको पहले सीखना है, पहले आपने सीखा कि मेजरली हम कौन कौन ऑब्जेक्ट से शुरू कर सकते हैं कोड। ठीक है। तो पहले आपने ऑब्जेक्ट को डिसाइड किया कि इसमें रेंज लगेगा या एक्टिव सेट लगेगा या सिलेक्शन लगेगा या सीट लगेगा या एक्टिव सीट लगेगा या वर्कबुक लगेगा या एक्टिव वर्कबुक लगेगा या फिर एप्लीकेशन लगेगा। पहले डिसाइड हुआ। देन आपको सीखना है कि इसके अंदर होने वाले इवेंट कौन कौन से हैं, जैसे सेलेक्ट करना, वैल्यू करना, बॉर्डर्स लगाना, कलर लगाना, इंटीरियर लगाना, वो सीखना है। फिर आपको ये सीखना है कि किस इवेंट के क्या क्या आइटम्स है, इसको जानना है। जैसे कि आपके पार्ट ऑफ स्पीच में आपने जाना है कि नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, जाना ना सर। फिर नाउन के कितने प्रकार होते हैं और कौन से प्रकार में क्या क्या आता है, प्रोनाउन में कितने प्रकार होते हैं, वर्ब कितने तरह के होते हैं, आपने सीखा था ना सर। सेम हाँ लाइक सर। दैट यहाँ पे है कि पहले आपने ऑब्जेक्ट को समझना है कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। देन आपको समझना है ऑब्जेक्ट के मेंबर कौन कौन है, किस किस चीज के लिए कौन सा मेंबर होगा। फिर आपको सीखना है कि किस मेंबर के अंदर में क्या क्या उसके सब मेंबर होंगे या डिटेल्स होंगे। और तीनों को स्टेप बाय स्टेप सीखना होगा। सर जैसे कि हम इजिकल टू का साइन लगाते हैं एक्सेल में, तो हमें बहुत सारे फॉर्मूला आते हैं। ठीक है, सी से कौन कनेक्ट, एस से पकड़ लो, सम आता है, ये आता है। जैसे इधर बॉर्डर है तो नीचे आएगा ना कोई ऑप्शन, जी लाइक हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, आएगा। लेकिन सब पे जैसे यहाँ पे रेंज पे हमने डाला था, नहीं देखा था हमने कि रेंज डॉट लगाया तो आ गया ना सर, यहाँ पे दिख रहा है ना, आप दिख रहा है। हाँ हाँ, तो ये बॉर्डर वाले में आएगा, ऐसे बॉर्डर समझ के में आया? बाद वाले जैसे में। यहाँ पे बॉर्डर लगाते हैं, डॉट, बॉर्डर्स, बॉर्डर्स में आ गया लाइन स्टाइल। तो ये बाकी सब ये सब क्या है, बॉर्डर मतलब ये हाँ, सेम है, उसी का उतने ही मेंबर है लगा। कि बॉर्डर के साथ क्या क्या मेंबर लग सकता है। इसमें क्या है, डिफाइन नहीं होता है, इसमें पूरा लिस्ट आता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे और डॉट लगाया तो बॉर्डर्ड वाला ही आएगा, नहीं। इसमें वो एप्लीकेशन भी आ गया, दिख रहा है आपको, क्रिएटर आ गया, आइटम आ गया, लाइन स्टाइल भी आ गया। थिक बॉर्डर लगाना है तो क्या करेंगे? वो बॉर्डर के स्टाइल के बाद फिर दूसरा देना पड़ेगा यहाँ पे, ये देना पड़ेगा, विड्थ,
यहाँ पे बॉर्डर्स का बॉर्डर दिए, यहाँ पे विड्थ लगाना होगा, सॉरी इसमें सिलेक्शन में नहीं आता है, सिलेक्शन में नहीं आता है। कुछ मेंबर्स हैं, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर उसके सजेशंस नहीं आते हैं, हाँ। कुछ के सजेशन नहीं आएंगे। यहाँ पे विड्थ रहेगा, दिख रहा है यहाँ पे विड्थ, इसमें यहाँ डालना होगा एक्सेल, ठीक या ठीक, ये सब बताऊंगा आपको मैं तो नहीं, अभी कोडिंग थोड़ी पढ़ाया मैंने आपको, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको कोड आखिर करेंगे कैसे, शुरुआत कैसे, क्या इसका ये स्ट्रक्चर क्या है, ये पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे हैं ना। फिर वन बाय ये वन सब आपको समझ गया सीखना है। होगा ना, आपको वन बाय वन सीखना एप्लीकेशन, होगा। जी, बाकी वन सब समझ गए, ये एप्लीकेशन। एप्लीकेशन सेटिंग चेंज होता है, सारा बताऊंगा मैं आपको, वन बाय वन सारे ऑब्जेक्ट बताऊंगा, सारे ऑब्जेक्ट के सारे मेंबर्स बताऊंगा, सारे मेंबर्स के सारे डिटेल्स बताऊंगा, ठीक है। आपकी अगली क्लासेस से यही चलेगा, वन बाय वन सीखना होगा ना। पहले हम वर्कबुक के बारे में सीखेंगे, फिर इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करेंगे, देन हम सीट्स के बारे में सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करेंगे, देन रेंज के बारे में सीखेंगे, फिर उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट करेंगे। जब हम ऑब्जेक्ट को सीख जाएंगे देन हम यूज करेंगे वीवीए मेथड, जैसे कि इफ कंडीशन, लूपिंग और बाकी जो वीवीए कंसेप्ट है उस तरह से, ठीक है। तो आपने कोडिंग का स्ट्रक्चर समझ मान लिया ना आपने सबने, कोडिंग स्ट्रक्चर क्या होता है और कोडिंग शुरुआत कैसे करनी है। अब इस स्ट्रक्चर को आपका जब कोड करते हैं वो भी, या आप जो रिकॉर्ड करते हैं ना, यहाँ देखिए रिकॉर्ड हुआ है ना, तो रिकॉर्ड भी उसी चीज को फॉलो किया है। जैसे रेंज ई फोर डॉट सेलेक्ट, रेंज के अंदर ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, अब इसने सिलेक्ट कर लिया तो इसने सिलेक्शन इस्तेमाल किया, ठीक है। सिलेक्शन का इंटीरियर यहाँ पे उसने पैटर्न लिया उसका, ये इंटीरियर का पार्ट आ रहा है, इसी के नीचे आ रहा है, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन डॉट फॉन्ट, और फॉन्ट के अंदर बोल्ड, और बोल्ड का फिर यहाँ पे डिटेल की ट्रू होना चाहिए। तो रिकॉर्डिंग मैक्रो भी इसी का इस्तेमाल करता है। तो अभी आपको क्या प्रैक्टिस करनी है, अभी आपको प्रैक्टिस करनी है एल्गोरिथम, अभी फिलहाल कोडिंग में प्रैक्टिस नहीं करनी है। आपको पहले अपने काम को तोड़ना सीखना होगा, अपने काम के स्टेप को तोड़ना सीखना होगा, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्टेप को सही तरीके से अगर आप नहीं तोड़ते हैं तो फिर कोडिंग में प्रॉब्लम है, राइट। तो आप जो काम करते हैं ऑफिस के अंदर या कोई ऐसा प्रोसीजर है, छोटे छोटे काम जो है उसका तोड़ तोड़ के आप एल्गोरिदम बनाना सीखें, ठीक है। और मुझे करीब, तो आप ऑफिस में रिपोर्ट बनाते हैं उसी के एल्गोरिदम बना के भेजिए, कोई दिक्कत नहीं है।